नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती। आप सभी का स्वागत करता हूं। बात करेंगे झारखंड राज्य के बारे में, जहां पे नीट यूजी सेकेंड राउंड काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आ गई है। जी हां, 7 फरवरी लास्ट डेट थी राउंड 1 के लिए रिपोर्टिंग की, और जो राउंड 2 है ये 8 फेब से शुरू हो रहा है। रजिस्ट्रेशंस जो हैं वो 8 फेब से शुरू होंगे। 10 फरवरी को लास्ट डेट है। 12 फरवरी को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी। अगर उसमें किसी को आपत्ति है तो वो 13 फरवरी को शाम 5 बजे तक कंप्लेन कर सकते हैं। 15 फरवरी को फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी और इसके बाद 16 फरवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। कंफ्यूज मत होइएगा, झारखंड में दो चीजें होती हैं। पहले आपको मेरिट लिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और इसके बाद हर एक राउंड की जब काउंसलिंग होती है तो वहां पे एक बार फिर से काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ऐसे में वो सभी कैंडिडेट जो कि राउंड 1 में अप्लाई कर चुके हैं, यानी कि 29 जनवरी को जो मेरिट लिस्ट आई थी उसमें जिसका भी नाम है उसको दोबारा ये रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, जो कि 8 फरवरी से 10 फरवरी के बीच चलने वाला है। ये सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए है जो झारखंड की काउंसलिंग में अब तक अप्लाई नहीं कर पाए थे। जो पुराने कैंडिडेट्स हैं वो, और 8 से 10 फरवरी के बीच जो नए कैंडिडेट रजिस्टर करेंगे, ये सभी लोग 16 फरवरी से लेके 19 फरवरी के बीच में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे और साथ साथ चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया भी पूरी करेंगे। यानी कि रजिस्ट्रेशन शुरू होने की जो डेट है वो 16 फरवरी है, जो लास्ट डेट है वो 19 फरवरी है। इसके बाद 21 फरवरी को रिजल्ट आ जाएगा और 21 फरवरी से लेके 24 फरवरी तक आपको रिपोर्टिंग और अपने इंस्टीट्यूट को विजिट करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर लेनी है। तो ये झारखंड राउंड 2 की बात थी। अब आपका ध्यान आकर्षित करूंगा एक ऐसे मुद्दे के बारे में जिसको सुन के आपको थोड़ा आश्चर्य भी हो सकता है। यहाँ पर मणिपाल टाटा की 25 ऐसी सीटें हैं जो कि झारखंड काउंसलिंग में अवेलेबल हैं। यहाँ पे एक एरर सामने आया है। एरर कुछ इस तरीके का है कि जिन भी कैंडिडेट का कैटेगरी रिजर्वेशन है तो उनको कम स्कोर होते हुए भी 16 लाख रुपए कम फीस का फायदा मिल रहा है, लेकिन जो बेहतर रैंक रखते हैं उनको 16 लाख रुपए ज्यादा लग रहे हैं। और इसका जो सीधा सीधा नुकसान है वो कैटेगरी कैंडिडेट के साथ साथ अनरिजर्व कैटेगरी को भी हो रहा है। किस तरीके से, यह आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। सीट अलॉटमेंट का जो फॉर्मूला है यह लगभग सभी राज्यों में एक जैसा ही होता है, जब तक कि कोई अलग से कंडीशन वहां पर न हो। तो जो सामान्य फॉर्मूला है वो यह है कि टोटल जितनी भी सीटें होती हैं उनमें से सभी तरीके की रिजर्वेशन की सीट्स अगर आप घटा देते हैं तो जो सीट बचती है वो अनरिजर्व कैटेगरी की होती है। जब अलॉटमेंट होती है तो कैंडिडेट के मेरिट को देखा जाता है, और अगर कोई कैंडिडेट किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है लेकिन उसकी मेरिट बहुत हाई है तो वो अनरिजर्व कैटेगरी की सीट ही उसे अलॉट होती है। तो ऐसे में जो अलॉटमेंट लिस्ट आती है आप उस पर देखेंगे दोनों बातें लिखी होती हैं कि कैंडिडेट की कैटेगरी क्या है और उसको कौन सी कैटेगरी के लिए कंसीडर किया गया है। ये हर एक राज्य में होता है। ऑल इंडिया कोटे में भी आप ये एग्जांपल देख सकते हैं कि जो अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ है उसके बराबर बराबर मेरिट वाले ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स भी होते हैं। यहां तक सब कुछ ठीक है। यही नियम झारखंड में भी है और इसी आधार पर झारखंड में भी सीट्स अलॉट होती हैं। अब आपको एक कंडीशन बताता हूं जिसके बारे में ये सारी बातें हो रही हैं। यह सारा मुद्दा जो है वो मणिपाल टाटा कॉलेज से जुड़ा हुआ है। मणिपाल टाटा नया कॉलेज 2020 का, यहाँ पे 25 सीटें रिजर्व कर दी गई झारखंड के डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए। बाकी की सीट की अलॉटमेंट तो एमसीसी करती है, लेकिन ये जो 25 सीटें हैं इनकी अलॉटमेंट झारखंड बोर्ड करता है, उसी फॉर्मूले पे करता है जिसपे दूसरे राज्य भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो 25 सीट्स हैं इन पे कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट है, यानी कि स्कॉलरशिप मिलती है। वो कुछ इस तरीके से है कि इसमें लगभग 11 अनरिजर्व कैटेगरी की सीट्स हैं, इनमें टोटल फीस पे 25% का बेनिफिट मिलता है। अगर अनरिजर्व को छोड़ दें तो बाकी दूसरी जितनी भी रिजर्व कैटेगरीज हैं इन पे 50% का बेनिफिट मिलता है। ऐसे में मणिपाल की जो फीस है उसमें टोटल फीस का आधा ये रिजर्व कैटेगरीज वाले कैंडिडेट्स को देना पड़ता है। 2021 सेशन के लिए मणिपाल की फीस लगभग 16 लाख रुपए प्रति वर्ष है। 4 साल तक ये फीस देनी है। इस तरीके से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 16 इंटू 3 आप मान लीजिए 48 लाख की फीस है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 32 लाख की फीस है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जब कंप्लीट मेरिट लिस्ट होती है, चॉइस फिलिंग के बाद जब अलॉटमेंट है तो वो उसी प्रक्रिया से होता है। यानी कि अगर ईडब्ल्यूएस और BC1 या BC2 कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है लेकिन उसकी मेरिट अगर ज़्यादा है तो उसको जो सबसे पहले अलॉटमेंट मिलनी शुरू होगी वो 11 जो अनरिजर्व सीटें हैं उनमें से मिलती है। ऐसे में उनके पास स्कोर अच्छा है, वो अलॉटेड सीट जो होती है उनकी अनरिजर्व कैटेगरी की हो जाती है और उनके लिए जो फीस है वो 48 लाख रुपए हो जाती है। इसके बाद
एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर कोई BC2 कैटेगरी का कैंडिडेट था, उसको अनरिजर्व कैटेगरी की सीट मिल गई, लेकिन मेरिट में उसके बाद कुछ कैंडिडेट थे, जैसे ही अनरिजर्व कैटेगरी की सारी सीट एग्जॉस्ट हुई उसके बाद रिजर्वेशंस लगने शुरू होते हैं, यानी कि उस BC2 के कैंडिडेट जिसका मार्क्स ज़्यादा था, जिसको अनरिजर्व कैटेगरी की सीट मिल गई, इससे भी 20-30 कम नंबर वाले कैंडिडेट को रिजर्व कैटेगरी की सीट मिल रही है। और चूंकि रिजर्व कैटेगरी की फीस पे ज़्यादा स्कॉलरशिप है तो वो फायदे में है। तो इसे आप एक एरर कह सकते हैं जिसपे अब तक सरकार का ध्यान नहीं गया है। आप कैंडिडेट्स इसके बारे में चाहे तो सरकार को लिख सकते हैं। हमने झारखंड काउंसलिंग विभाग से भी बात की है, उनकी जानकारी में ये मुद्दा आ चुका है। उम्मीद है बहुत जल्द ये फिक्स हो जाएगा। लेकिन चूंकि कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे कैंडिडेट जो कि वो स्कॉलरशिप डिजर्व करते हैं वो ज़्यादा फीस देने के लिए मजबूर हैं। और चूंकि वो रिजर्व कैटेगरी के हैं और उनको अनरिजर्व कैटेगरी की सीट मिल रही है तो ऐसे में UR कैटेगरी का भी नुकसान यहाँ पे देखने को मिल रहा है। काउंसलिंग की जो प्रक्रिया होती है यह काफी जटिल होती है। ऐसे में यह जो एरर है इस पे 2020 में भी किसी का ध्यान नहीं गया, 2021 में भी यही कुछ चल रहा है। तो इसके बारे में हमने सरकार को भी बताया है, आपको भी बता रहा हूं। सॉल्यूशन सरकार चाहे तो इसका आसानी से निकाल सकती है। इसमें उनको जस्ट जरा सा एक फॉर्मूला डालना है, या तो ये भी कर सकते हैं कि जब कैंडिडेट्स कैटेगरी वाले चॉइस फिलिंग करते हैं तो उनको दोनों ही ऑप्शन दे दिए जाएं, जैसा कि दूसरे राज्य में ऐसी परिस्थितियों में किया जाता है। वहां पे पहले वो अपनी कैटेगरी वाली सीट को प्रेफर कर दें और उसके बाद वो अनरिजर्व वाली सीट को प्रेफर कर दें, ताकि जो स्कॉलरशिप का बेनिफिट है वो उन्हें सही सही मिल पाए। या फिर कुछ इस तरीके से सिस्टम हो जाए कि जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उनकी जो अलॉटमेंट है वो कैटेगरी वाइज ही शुरू हो। खास करके जो BC1, BC2 और EWS के कैंडिडेट हैं इनको बहुत नुकसान हो रहा है। और चूंकि ये अनरिजर्व कैटेगरीज की सीट ले रहे हैं तो अनरिजर्व जो सीट्स हैं उन पर भी नुकसान हो रहा है। तो इसको फिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर दोहरा देता हूं, सरकार को हमने अवगत करा दिया है। उम्मीद है कि सरकार इस पे जल्द से जल्द कदम उठा लेगी। ये जानकारी झारखंड काउंसलिंग से जुड़ी हुई थी। नीट UG काउंसलिंग पे लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वहां पे क्विक अपडेट्स देना आसानी से संभव होता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखिए। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।